लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जाने माने यूट्यूबर श्याम रंगीला जी की। श्याम रंगीला जी की अगर मैं बात करूँ गाइस, तो वो एक कॉमेडियन है, एंटरटेनमेंट वो करते हैं और दोस्तों वो बहुत अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी जी की आवाज भी निकाल सकते हैं। वो दोस्तों एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और इसी तरह से उन्होंने मोदी जी की आवाजें निकाल कर लोगों को काफी एंटरटेन किया है और लोगों की ओर से उन्हें काफी प्रशंसा भी मिली है, वो फेमस भी हुए हैं। लेकिन भी अभी चुनाव का माहौल है और आप सब जानते हैं कि चुनाव में क्या हो रहा है। सूरत में हमने देखा, वैसे उसी तरह से इंदौर में भी हमने देखा कि वहां पे लोग जो हैं, कांग्रेस के लोग जो हैं, वो अपना नामांकन वापस ले रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी छोड़ रहे हैं। और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के नेताओं ने उन्हें डराया है, धमकाया है या फिर कुछ लांच रिश्वत दी है और इसी वजह से वो लोग वापस आ रहे हैं। इसी बीच जो हमारे श्याम रंगीला जी हैं, उन्होंने सोचा कि मैं उम्मीदवारी नौधाऊंगा, मैं खड़ा होऊंगा नरेंद्र मोदी जी के सामने वाराणसी से। और उन्होंने ये कहा था, 1 मई को उन्होंने अपना वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं वाराणसी आ रहा हूं नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए। आप देखिए इस वीडियो को। दोस्तों, प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं श्याम रंगीला कॉमेडियन हूं और आज आपसे मन की बात करने आया हूं। आप सबके मन में सवाल है कि जो हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, क्या श्याम रंगीला ये सत्य बोल रहा है? कहीं मजाक तो नहीं है? कॉमेडियन है तो मजाक कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं है। मैं वाराणसी से चुनाव लड़ रहा हूं और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत पड़ी, श्याम रंगीला वहाँ क्यों चुनाव लड़ रहा है? मोदी जी हैं, वो तो प्रधानमंत्री हैं। तो दोस्तों, भारत का लोकतंत्र जो है उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है और मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ उसका भी एक कारण है। और वो कारण जैसे हमने देखा है पिछले दिनों, सूरत में जो हुआ, चंडीगढ़ में जो हुआ, इंदौर में जो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ ऐसा नहीं हो जाए कि कोई है ही नहीं कैंडिडेट, लोग वोट किसको देंगे। अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है तो उसको अधिकार है वोट देने का, ईवीएम पे नाम तो हो किसी का। लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। तो मुझे लगा कि संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जाने से ये प्रभाव बहुत पड़ेगा, मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचेगी और वाराणसी की जनता जो है वो भी मुझे बुला रही है। मुझे इतना प्यार मिला है, मैंने जब इस चीज़ की घोषणा की तो उसके बाद में जो लोगों का मुझे प्यार मिला है, मैं बहुत उत्साहित हूँ उससे। और साथियों, मैं बहुत जल्द वाराणसी आ रहा हूँ और जैसे कि मोदी जी ने कहा है, भाइयों बहनों, जो जिस भाषा में समझेगा मैं उसको उसी की भाषा में जवाब दूंगा। तो दोस्तों, मैं भी मोदी जी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए आ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने के लिए उन्होंने यही एक रीजन बताया है कि जो चीजें सूरत में हो रही है, इंदौर में हो रही है, लोग अपना वापस ले रहे हैं नामांकन, तो इस उम्मीद में फिर वो जो वोटर्स हैं वो कहां जाएंगे, उनके लिए तो कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब ना दोस्तों, इसी बीच कुछ लोगों ने श्याम रंगीला जी की प्रशंसा भी की है और ऐसे कि आप जानते हैं कि कुछ लोग होंगे जो हेट भी करेंगे उन्हें, तो कुछ लोगों ने उन्हें भला बुरा भी कहा है कि भाई तुम किसी और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी ओर से तुम्हें चंदा मिला है या फिर तुम्हें लांच दी गई है और इसीलिए तुम मोदी जी के सामने खड़े होने जा रहे हो। लेकिन 11 मई को एक और वीडियो भी श्याम रंगीला जी ने डाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं लड़ रहा हूं मोदी जी के सामने, मैं निर्दलीय खड़ा होने जा रहा हूं। और 11 मई को उन्होंने जो वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे एक यंगस्टर को वहां पे उम्मीदवारी पत्र नहीं डालने दिया जा रहा है, कैसे उनको खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। इसी बीच उन्होंने अपने वीडियो के अंदर यह बताया है कि हमारा जो एक व्यक्ति है वो वहां जाके खड़ा रहा, 4-5 घंटे खड़ा रहने के बाद जब वो रिसिप्ट देनी होती है उन लोगों को, अधिकारियों को, उन्हें खड़ा करने के लिए, और वो रिसिप्ट जो है उसमें से कुछ पेमेंट जो है वो बैंक में जमा कराना होता है, तो वो जो रिसिप्ट जब देने की बारी आई तब वहां के अधिकारियों ने बताया कि आपको 10 प्रस्तावक चाहिए चुनाव में खड़ा रहने के लिए और ये 10 प्रस्तावकों के आपको आधार कार्ड देने होंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे, उनके साइन देनी होगी, वो सभी लोग यहां पे हाजिर होने चाहिए अभी इसी वक्त। लेकिन वो तो उनके पास में 10 मई को नहीं थे, तो उनका जो उम्मीदवारी डालने का जो बारी थी वो वहां पे भी रिजेक्ट हो गई। ये उन्होंने अपने वीडियो के अंदर बताया है। हालांकि उन्होंने बताया कि ये जो प्रस्तावक जो क्या है, चुनाव लड़ना है अगर किसी को, तो पहले उन्हें 10 प्रस्तावक उनके साथ में होने चाहिए। श्याम रंगीला जी का कहना है कि ये जो 10 प्रस्तावक जो उन्हें शो करने की जो बारी है वो बाद में आती है, लेकिन ये पहले ही जब उम्मीदवारी पत्र डालना होता है तब ये प्रस्तावक की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये नियम वो उन्हें अभी बता रहे हैं और ये कह के उन्हें 10 मई को भी उम्मीदवारी जो है वो वहां पे दर्ज नहीं कराई दी जाती है। ये आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम रंगीला। साथियों, 11 मई को ये वीडियो मैं डाल रहा हूं और 10 मई के बारे में जो मैंने ट्वीट किए थे
कुछ लोग उनको समझ पाए थे, कुछ नहीं समझ पाए थे। किसी को लगा कि 10 प्रस्तावक हमारे पास नहीं है। साथियों, ऐसा नहीं है, 10 प्रस्तावक हमारे पास है। हम पहली बार चुनाव लड़ने निकले हैं, लेकिन इतना हमें पता है कि नियम क्या है, रूल क्या है। वाराणसी में ये हुआ था हमारे साथ शुक्रवार को 10 मई को कि 8:30 बजे जो मेरा साथी था वो लाइन में लगा, और बहुत मुश्किल के बाद में जब उनकी बारी आई लाइन में लगने के बाद 4-5 घंटे के बाद में, तो उनको रसीद मिलनी थी। वो रसीद वो ले जाकर के SBI में डिपॉजिट करने वाले थे पैसे, जमानत राशि जो है। वो रसीद जो जमानत राशि वाली मिलनी थी, वो देने से पहले उन्होंने बोला कि आपको 10 प्रस्तावक इसी समय उनकी डॉक्यूमेंट जिसमें आधार कार्ड वगैरह सब चीज़ें और विद फ़ोन नंबर आप हमें दिखाइए, तब जाकर के आपको रसीद मिलेगी, और जो उम्मीदवार है उनकी भी ID और उनके साइन वगैरह सब चाहिए हमें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर ऐसा बोल रहे हैं। तो अब कोई भी हो, किसी के पास भी प्रस्तावक हो, तो वो एकदम तो नहीं दे देगा वहाँ पे प्रस्तावक, और देने से पहले सोचेगा भी। और ये कहीं नियम में भी नहीं है। लोगों ने कहा कि ये 10 प्रस्तावक का नियम है, किसी ने मुझे किसी स्क्रीनशॉट भेजे कि न्यूज़ का देखो। तो 10 प्रस्तावकों का जो नियम है ये बाद का नियम है, ये पहले का कहीं नियम नहीं है। तो हमने इसलिए ट्वीट किया कि वाराणसी का जो चुनाव आयोग कार्यालय है या वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको सूचित करें किसी भी माध्यम से ट्वीट करके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने टैग किया, लोगों तक ये बात पहुंची। और सिर्फ मेरे साथ ये नहीं हुआ, कुछ लोग लिख रहे हैं कि ये तो ऐसे ही करने के लिए आया हुआ है, पब्लिसिटी पाने के लिए आया हुआ है। भैया, पब्लिसिटी पानी होती तो मैं राजस्थान में ही था, मैं वाराणसी में हूँ, इस समय पहुँच चुका हूँ, और मैं जो दिखाने आया था वही अभी आपको दिखा रहा हूँ। मैं अकेले की बात नहीं है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग वहाँ पे थे, धरने पे बैठ गए, किसी को फॉर्म मिल ही नहीं पा रहा है, बहुत जटिल प्रक्रिया हो गई थी। तो उस प्रक्रिया के लिए हमने वो ट्वीट किए थे। तो इन ट्वीट को आप समझिए, आप देश के अच्छे नागरिक हैं, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, हम पार्टियों से हमें लेना देना नहीं है, इसीलिए मैं निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हुआ हूँ। और मुझे बहुत सारी पार्टियों से ऑफर आए हुए हैं कि आप लड़िए, हम आपकी प्रक्रिया देखते हैं, हम सब प्रस्तावक देखते हैं, लेकिन नहीं, मैं पार्टी से लड़ने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं एक आम नागरिक के हिसाब से लड़ने के लिए आया हूँ। तो उसके बीच में जो भी मुझे दिक्कतें आएंगी, जो भी खामियां होंगी, मैं आपसे साझा करता रहूँगा। तो ये 11 मई का वीडियो आपसे साझा कर रहा हूँ। अभी हमारा प्लान ये है कि हम 13 मई को वहाँ जहाँ मोदी जी का वैसे तो रोड शो है वाराणसी में, लेकिन फिर भी हम जाकर के 13 मई को पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे प्रस्तावकों को भी ले जाएं, नामांकन भी सब प्रक्रिया पूरी करके और दर्ज कराएं वहाँ पे। और 14 मई को तो दिन मान ही नहीं सकते आप, क्योंकि मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो मतलब वो एक दिन तो उनको जाएगा पूरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों बात आती है 13 मई की। 13 मई के दिन जब वाराणसी में मोदी का रोड शो था, उस दिन भी ये जो है हमारे श्याम रंगीला जी वो वहां पे उम्मीदवारी पत्र नौंदाने के लिए जाते हैं, डालने के लिए, लेकिन वहां पर भी उन्हें घंटों बिठाया जाता है और ये कहा जाता है एंड में कि आपका नामांकन नहीं लिया जा सकता। ये वीडियो भी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डाला है, जिसमें श्याम रंगीला जी ने बताया कि हम काफी टाइम से खड़े रहे, लेकिन फिर भी हमें हमारा नामांकन जो है वो नहीं ले रहा है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश की जा रही है। वो कह रहे हैं कि हमें कोई मोदी के वोट नहीं चाहिए, हमें जो भी मोदी भक्त हैं उनके कोई वोट नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग हमारे समर्थन में होंगे वो बिल्कुल हमारा समर्थन करेंगे। लेकिन चीज ये है कि आज के यूथ को वहां पे खड़ा ही नहीं होने दिया जा रहा है, उनका नामांकन ही नहीं लिया जा रहा है, और इसी बीच बहुत सारा हंगामा हो रहा है, आप देख सकते हैं। और भाई अंत में आखिरी दिन यानी 14 मई को भी श्याम रंगीला सुबह 9 बजे से वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन वहां की स्थिति क्या है आप खुद देख लीजिए। उन्होंने अपने वीडियो के अंदर ये सब कुछ बताया है कि कैसे उन्हें अंदर नहीं दिया, नहीं मतलब एंटर नहीं किया जा रहा है। आप खुद देखिए इस चीज को। 9:15 हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट हो गई हमें आए हुए हैं। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं, रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, रिजेक्ट करो नामांकन रद्द कर दो, अलग चीज़ है। एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो। नॉमिनेशन के लिए अभी सब अल्लाह पूरे दिन ही नॉमिनेशन करने के लिए 12 बजे के बाद कॉन्टेक्ट करिए। अभी तो एंट्री बंद है 12 बजे के बाद। 11 बजे तक नहीं, अभी सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीज़ें इंस्पेक्ट की जा रही हैं सर। 12 बजे के बाद एंट्री है सर। तो पहले तो लाइन में लगना होगा ना सर? जब होगा तो अलाउ कर दिया सर। अभी सारी चीज़ें बंद है, और भी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें बताया गया है, सब अपने जगह पे हैं। 12 बजे के बाद होंगे। 12 बजे के बाद क्या बचेगा सर यहाँ में? कल भी 12 बजे लाइन में लगे थे सर। नॉमिनेशन करना था मुझे, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ, नॉमिनेशन करना था मुझे। आपके नंबर मिले थे ऑफिस से, ऑफिस के नंबर मुझे मेल से आए। पहले ऑनलाइन भर देंगे, उसको ऑफलाइन भरेंगे? नहीं, ऑफलाइन में सर। मैं सर आपको पता होगा, मैं कल भी लाइन में लगा हुआ था और 3 बजे तक एक भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी, और मैं 3 बजे बाद गेट बंद कर दिया गया तो आ गया था। अब फिर मैं सुबह मेरे पास मेल आया है तो फिर मैं आया हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए फिर लाइन में लगने से क्या मतलब? आप बता दीजिए, नहीं होगा तो फिर हम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम देख देखिए, हम लोग आउटर देख, हम ये देख नहीं रहे थे। अच्छा, अब वो आरो में यारो टीम देख रही है, ठीक है? हाँ हाँ, तो मुझे आप देख ही नहीं रहे, मुझे आपके नंबर दे दिए गए हैं। हाँ, तो मुझे आप आरो के नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। काट दिया गया है।
डीएम ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, जो हमें फ्राइडे को भी मिले थे। फ्राइडे को भी इन्होंने बोला था कौन नहीं दे रहा फार्म, कौन नहीं दे रहा है, 5 मिनट में हम दिलवा रहे हैं। और 5-5 मिनट में इनको फ़ोन किया और ये हर मिनट में यही बोलते थे कि हम अभी दिलवा रहे हैं, कैसे नहीं मिल रही है, कैसे हो सकता है। और शाम होगी और शाम होने के बाद फार्म देने बंद हो गए। और अभी ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, और रणविजय जी कह रहे हैं मेरी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, मैं जो है हूँ ही नहीं इसमें। और वो आरओ देखते हैं, आरओ का नंबर मांगे तो फ़ोन काट दिया है। यहाँ ये कह रहे हैं 12 बजे एंट्री है, उससे पहले एंट्री नहीं है, मोदी जी नामांकन करेंगे। और 12 बजे तो कल मोदी जी नामांकन नहीं कर रहे थे, तब से हम 12 बजे थे ही वहाँ पे लगे हुए लाइन में। एक सब प्रोसीजर तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। प्रोसीजर एक ही नहीं होता है। कल जो है वो आए, जो अजय राय जो आए, उनके लिए प्रोसीजर बिल्कुल अलग था। उनकी सीधी एंट्री, उनके साथ 10 की जगह 15-20 लोग थे और सीधी एंट्री होगी और 15-20 मिनट में उनका काम हुआ और वो सीधे निकल गए। ये प्रोसीजर उनके लिए था। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना, उनके लिए प्रोसीजर अलग है। और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और गाइज आखिर में उनका नामांकन 14 तारीख को दोपहर के 3 बजे के बाद ही सही, लेकिन वहां पे ले लिया जाता है। और इसके पीछे वो लोग सभी हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया व्यूअर्स हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि उन्होंने उनको जो तकलीफें हुई नामांकन भरने में, 2-3 दिन से लगातार वो धक्के खा रहे थे, पीछे जब मतलब वापस जा रहे थे नामांकन को डाले बगैर, ये सारी चीजें उन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की थी। और ये चीजें हम सब ने मिलकर के, व्यूअर्स ने मिलकर के, आप लोगों ने जो भी शेयर किया है, ये बात दिल्ली हाई कमीशन तक गई है। और उसकी बदौलत उन्हें 3 बजे के बाद, 14 तारीख को 3 बजे के बाद उनका नामांकन हुआ है गाइज। सो मेरा आप सबसे एक ही चीज का सवाल ये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या गाइज हम जब यूथ जो है, यंगस्टर्स जो हैं, वो जब सामने आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या ये निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग जो है, क्या वो डर जाता है? क्या कहीं उसकी आड़ में जो सरकार है वो तो नहीं डर रही है? क्या उन्हें तो ये तो नहीं लग रहा है कि अभी अभी के जो नए उभरते सितारे हैं, जो नए युवा हैं, वो लोग यहाँ पे राजनीति में अपना झंडा गाड़ देंगे और हम सब निकल जाएंगे इधर से? ये कहीं डर तो श्री नरेंद्र मोदी जी को नहीं लग रहा है। और यही तो कहीं उनका जो है एजेंडा नहीं रहा है कि यंगस्टर्स को बाहर निकालो, हम लोग बिना किसी चुनाव के ही जीतना चाहते हैं, जैसा कि हमने देखा सूरत में हुआ, इंदौर में हुआ और भी कई जगहों पे हो रहा है। तो क्या यही आपका फंडा है कि आप लोग ऐसे ही जीतना चाहते हैं बिना किसी चुनाव के? अकेला नाम आपका दर्ज होना चाहिए क्या इस मशीन के ऊपर, ईवीएम के ऊपर? दोस्तों आपकी राय क्या है, आप बताइए। और हम मिलेंगे ऐसे ही आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, चलता हूं, बाय।